Hello friends, welcome again. I am Shivam Pandey again with a new topic, lacrimal apparatus and cryocystitis. एक्चुअली में lacrimal apparatus की हम यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ेंगे और उसका एक इन्फेक्शन और या कॉम्प्लिकेशंस में cryocystitis पढ़ेंगे. Then let us start. सबसे पहले हम lacrimal apparatus की एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. दिस इज द lacrimal ग्लैंड जो कि लैक्राइमल फोसा में पाया जाता है ना. यहाँ से टीयर्स का सेक्रेशंस होता है. क्यों होता है टीयर्स का सेक्रेशन? एक्चुअली जो टीयर्स का सेक्रेशन होता है वो होता है, टीयर्स जो होता है वो एक एक्सक्रेटरी फंक्शन शो करता है. मतलब यहाँ से निकल करके वो आई ऑर्बिट में आता है और यहाँ पे जो भी डस्ट या पार्टिकल्स हैं जो उसको ड्रेन आउट करता है, एक्सक्रेशन में हेल्प करता है. देन उसके बाद जो मीडियल पंक्टम एरिया है, दिस इज द मीडियल पंक्टम एरिया. यहाँ से जो उस टीयर्स को ड्रेन करता है वो क्या करता है, उसको पंक्टम बोलते हैं. दिस इज द पंक्टम या एम्पुला. तो जो ऊपर साइड है उसको कहेंगे सुपीरियर पंक्टम, जो नीचे से ड्रेन कर रहा है उसको कहेंगे इंफीरियर पंक्टम. इसकी साइज 2 mm के आसपास होती है. उसके बाद फिर जो इसके बाद पंक्टम जो है वो ड्रेन होता है वो कैनालिकुलस में. कैनालिकुलस जिसे जो कि 8 mm के साइज का होता है, इसको सुपीरियर कैनालिकुलस और इन्फीरियर कैनालिकुलस. फिर ये जो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर कैनालिकुलस है वो ओपन होते हैं यहाँ पे कॉमन कैनालिकुलस में. तो ये जो पॉइंट है वो कॉमन कैनालिकुलस. उसके बाद स्टार्ट होता है नेजोलैक्राइमल डक्ट. जो नेजोलैक्राइमल डक्ट का ये आपर वाला वाइडेस्ट पार्ट होता है, इसको कहते हैं लैक्राइमल सैक, जिसकी साइज होती है 10 mm. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इन्फेक्शन का चांस यहीं पे होता है. उसके बाद जो लैक्राइमल सैक है वो लैक्राइमल डक्ट के फॉर्म में आगे आकर के इन्फीरियर नेजल मैटस के पास ओपन होता है, जहाँ पे वॉल ऑफ हैसनर होता है जो कि उसकी हमेशा वॉल का काम करता है. और ये होता है इन्फीरियर नेजल मैटस. तो वॉल ऑफ हैसनर जो होता है वो कभी कभी बच्चों में जो कंजेनाइटल डिफेक्ट आती है डेक्रायोसिस्टाइटिस की, उसमें जो वॉल ऑफ हैसनर होते हैं ये ओपन नहीं होते हैं, तो वो आगे चल करके कंजेनाइटल डेक्रायोसिस्टाइटिस कॉज कर देते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन में डेक्रायोसिस्टाइटिस. तो डेक्रायोसिस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक, जो मैं बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्शन का. और उसका मेन कॉज होता है कि जब तक एनएलडी में नेजोलैक्राइमल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक ये नहीं होता है. और उसके बाद फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहीं से उसमें इंटर होता है. उसके बाद ये देखो डिफरेंशियल मतलब ये डायग्नोसिस बनती है उसकी, इस तरह के दिखाई देता है वो सिम्टोमेटिक केस, जो कि साइन ये दिखाई देता है. क्लासिफिकेशन में बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक एक्वायर्ड और एक कंजेनाइटल. कंजेनाइटल के बारे में मैंने बता दिया कि अगर बच्चा पैदा हुआ और उसमें जो वॉल ऑफ हैसनर है, वॉल ऑफ हैसनर की ओपनिंग नहीं हुई, वो परसिस्ट रह गई, तो कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है. या फिर एक्वायर्ड में आपका एक्यूट और क्रोनिक केसेस होते हैं. यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कॉजेज ऑफ डेक्रायोसिस्टाइटिस का. इसमें सबसे पहली चीज़ तो एनएलडी ब्लॉक होगा, नेजोलैक्राइमल डक्ट का ब्लॉकेज होगा, या क्रोनिक इन्फ्लामेशन सैक में हो जाए, या फिर नेजल पॉलिप हो जाए उसके कारण ब्लॉक हो जाए. मतलब अल्टीमेटली कॉज इसका ब्लॉक ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट है. उसके बाद ब्लॉक होने के बाद इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं. इन्फेक्शन या तो नेजोफेरिंग से स्प्रेड होंगे या प्राइमरी कंजक्टिवाइटिस आइज में हुई हैं वहाँ से स्प्रेड हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म में आपका न्यूमोकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस देखने को मिलता है. उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस का. इसमें रिस्क फैक्टर्स में कोई ओल्डर पेशेंट होता है तो उसको बार बार हैबिचुअल डेक्रायोसिस्टाइटिस होता रहता है, क्योंकि उसका जो ड्रेनेज सिस्टम लैक्राइमल अपरेटस का उसकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है, या फिर वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है अपने नोज वगैरह का. और उसका सिम्टम्स में एक्यूट सिम्टम आते हैं इन्फ्लामेशन के, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग ओवर द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ लोअर आईलिड के इनर एस्पेक्ट्स में स्वेलिंग देखने को मिलता है. ठीक है. पोस्ट और क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस में पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ज़्यादातर चांसेस बनता रहा है, क्योंकि उसमें भी स्पॉन्टेनियस होता रहता है ड्यू टू सेम रीज़न ऑफ लो इलास्टिसिटी. और इन्फेंट में हो सकता है, अगर उनका इसके बारे में बता चुका हूँ, अगर एनएलडी परमानेंट ब्लॉक है तो. इसके सिम्टम में सबसे ज़्यादा इसके क्लिनिकल फीचर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है म्यूकोपोर्लेंट डिस्चार्ज क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस में, और वाटरिंग हमेशा होता रहता है. रिगर्गिटेशन ऑफ पस भी दिखता है म्यूकस थ्रो पंक्टा. अगर हम पंक्टा पे थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो सैक पे थोड़ा प्रेशर देते हैं तो पंक्टा से डिस्चार्ज, म्यूकोपोर्लेंट डिस्चार्ज दिखाई देता है.
एंड इन लास्ट में फ्रेंड्स हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे इजी वे में। फिस्टुला फॉर्मेशन, लैक्राइमल फिस्टुला होता है। फिस्टुला के बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा, फिस्टुला और साइनस के बारे में इजी वे में आप सर्जिकल पढ़ सकते हैं उसका। लैक्राइमल सैक एब्सेस, लैक्राइमल सैक में एब्सेस हो जाए, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजियस में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए, या फिर सीवियर जो कैवर्नस साइनसेस हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो ये कंडीशन कॉम्प्लिकेशंस में बन सकती है। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे एक्यूट में और क्रोनिक में। हम अलग अलग वे से ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि एक्यूट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलता, इसमें हम सिस्टमिक या ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक चलाते हैं, वार्म कंप्रेशन करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग में जेंटल मसाज करते हैं, या फिर लोकल इंसीजन दे करके हम एब्सेस के केस में, लैक्राइमल के केस में ड्रेन आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हो चुका है तो रिपीटेड सिरेंजिंग करेंगे पेशेंट का, सिरेंजिंग करेंगे रिपीटेड उसका, और डेक्रायोसिस्टो राइनोस्टोमी करेंगे। राइनोस्टोमी मतलब, राइनो मतलब नोज होता है, तो उसकी ओपनिंग करके जो भी प्रोसीजर करेंगे उसको कहेंगे डेक्रायोसिस्टो राइनोस्टोमी। और डेक्रायोसिस्टेक्टोमी अगर तुम्हें दिक्कत ज़्यादा दिखाई देती है, लैक्राइमल सैक को सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।